हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट किया था और उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम लोग 8 एग्जाम्पल्स भी किए थे। सेल्फ इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल हम लोग किए थे। तो उस 8 एग्जाम्पल में हम लोगों ने बेसिक चीज देखा था। तो आज हम लोग उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग लास्ट क्लास को रिवाइज किए हो, लेकिन अगर नहीं भी किए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आज ऐसा गलती मत करना, क्योंकि आज मेरा जो सेल्फ इलस्ट्रेशन है होपिंगली आज खत्म हो जाएगा। और आज अगर ये खत्म हो जाता है तो कल से हम लोग बुक का सम सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। तो उसके लिए जो हमने लास्ट क्लास में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का 8 इलस्ट्रेशन करवाया था अपने तरफ से, और आज जो करवाएंगे इसको कंप्लीटली अच्छे से याद कर लेना है। अमाउंट पे दिमाग नहीं लगाना है, कंसेप्ट पे दिमाग लगाना है कि किसके आने से क्या आएगा, क्या जाएगा, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। आते हैं पॉइंट नंबर 9 में। परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट। हम उधार में 50,000 रुपए का माल खरीद रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों, अगर 50,000 का गुड्स क्रेडिट में खरीदोगे तो स्टॉक आएगा। पर देखा जाए हम तो ये उधार में खरीद रहे हैं, तो साथ साथ में मेरा एक ऑब्लिगेशन भी आएगा, लाइबिलिटी भी आएगा कि हमको फ्यूचर में ये 50,000 रुपए का पेमेंट करना है, एंड दैट इज व्हाट, क्रेडिटर। तो 50,000 रुपए का माल खरीदेंगे तो मेरा स्टॉक 50,000 से बढ़ेगा, और साथ ही साथ मेरे बिजनेस में क्या आएगा, क्रेडिटर्स। कितने का, 50,000 का। मेरे बिजनेस में क्रेडिटर आएगा 50,000 का। हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा, तो हम थोड़ा सा इसको इधर मूव कर दे रहे हैं। क्रेडिटर्स, तो हम लोग 50,000 रुपए का उधार में माल खरीदे तो स्टॉक आएगा, और 50,000 रुपए का क्या आएगा, क्रेडिटर्स आएगा। अदर थिंग विल रिमेन सेम। तो आइए न्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं। हमको एक्चुअली 2 आइटम यहां लिखना है और 2 आइटम और यहां लिखना है। ठीक है बच्चों, तो स्पेस अकॉर्डिंगली मैनेज कर किया जाएगा। अच्छा, माल खरीद रहे हैं तो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो लग रहा होगा, है कि नहीं बच्चों। माल खरीद रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लगेगा। तो मान लो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है से 9,000। तो लास्ट क्लास में आपको बताए थे एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है। ये वो अमाउंट है जिसको हम इंकर करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में, ताकि बेनिफिट भी हमको उसी पीरियड में मिले। तो 9,000 से मेरा कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और अकॉर्डिंगली मेरा कैपिटल भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस। अदर थिंग विल रिमेन सेम। कॉपी कर लो बच्चों।
नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 फॉर ₹85,000 ऑन क्रेडिट। 50,000 का माल 85,000 उधार पे बेच रहे हैं, तो क्या होगा? 50,000 रुपए से मेरा स्टॉक चला जाएगा, और चूंकि 85,000 उधार पे बेचे तो क्या आएगा? डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या बताया थे बच्चों? वो पर्सन जिसको हम उधार में गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं, है कि नहीं? तो 50,000 का माल अगर 85,000 में बेचोगे तो 85,000 से क्या आएगा? डेटर्स। तो मेरा जो डेटर्स का बैलेंस है, अब डेटर्स आपका एंट्री हो रहा है 85,000 से, और जो 35,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ऑल्दो भी रिसीव नहीं हुआ है लेकिन रिसीव तो होगा, ये वो इनकम है जिसके हम हकदार हैं, है कि नहीं? 50,000 का माल 85,000 बेचे, इनकम के तो हकदार है ही। तो ये 35,000 से मेरा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। मिला नहीं है लेकिन मिलेगा, पैसा मिला नहीं है लेकिन मिलेगा। जनरली बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उधार तो देना ही पड़ता है। अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो यू हैव टू गिव क्रेडिट, उधार में माल बेचना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12। अब मान लो अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है? पेमेंट ऑफ ₹20,000 मेड बाय चेक टू क्रेडिटर। पेमेंट ऑफ ₹20,000 मेड बाय चेक टू क्रेडिटर ऑफ ₹25,000। हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे बच्चों कि मान लो एक क्रेडिटर है से 20,500 का। एक क्रेडिटर है मेरा, बहुत सारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर का बैलेंस कितना है? 50,000। तो सपोज मेरा एक क्रेडिटर है 20,500 का, है ना? उसको हम 20,000 का पेमेंट कर रहे हैं। सपोज मेरा क्रेडिटर है 20,500 का, उसको हम 20,000 पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? अगर 20,500 का क्रेडिटर है और 20,000 पेमेंट कर रहे तो क्या लग रहा है? 20,500 का क्रेडिटर, हम 20,000 पेमेंट कर दिए तो बैलेंस 500, डिस्काउंट मिल गया क्या? गलती से भी ये मत सोचना। अगर 20,500 का क्रेडिटर है और क्वेश्चन कह रहा है 20,000 पेमेंट कर रहे हैं, तो इट मीन्स बाकी का 500 बाद में देंगे। डोंट थिंक कि डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट के लिए क्वेश्चन में देखना, वहां एक शब्द लिखा हुआ होना चाहिए, या तो क्वेश्चन में क्रिस्टल क्लियर डिस्काउंट बोल दे कि बैलेंस ₹500 इज डिस्काउंट, या इसके अलावा क्वेश्चन में लिखा रहना चाहिए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए फुल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, तब डिस्काउंट मानेंगे। क्वेश्चन यही तो जानबूझ के परेशान करने के लिए देता है कि 20,500 का क्रेडिटर है, 20,000 का पेमेंट कर रहे हैं, तो जो 500 रुपया डिफरेंस है वो डिस्काउंट नहीं है, उसका पेमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि बैलेंस इज डिस्काउंट, और अपने मन से मानना भी नहीं है जब तक क्वेश्चन में क्रिस्टल क्लियर आपको कौन सा शब्द ना मिले, फुल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। समझ में आ रहा है? तो 20,000 का चेक से पेमेंट किए हो तो मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा? 20,000 से रिड्यूस हो जाएगा, और साथ साथ में 20,000 से क्रेडिटर का बैलेंस भी रिड्यूस हो जाएगा। अदर थिंग विल रिमेन सेम। सिमिलरली
हम अपने कस्टमर से पेमेंट मांगते हैं, कस्टमर को बोले मेरा पेमेंट दो, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलेगा कैश रिसीव्ड, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा से रुपीज 15,000 received from a debtors of rupees 15,100। कहेगा मेरा एक डेटर है 15,100 का, उससे 15,000 रुपीज रिसीव हो रहा है, तो बैलेंस 100 रुपए डिस्काउंट हो गया क्या? नहीं। अगर 15,100 का डेटर है, 15,000 रुपए मिल रहा है, तो बाकी का 100 रुपए बाद में लेंगे। क्वेश्चन में कहीं बोला 100 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं? नहीं। कहीं बोला फुल एंड फाइनल सेटलमेंट? नहीं। तो 15,100 का डेटर है, अगर 15,000 रुपए दे रहा है तो बाकी का 100 रुपए बाद में लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर ऑफ 15,100। अच्छा, पिछले वाले एडजस्टमेंट में बोला था चेक से सेटलमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं ना, यानी कैश में है। तो 15,000 से क्या होगा? मेरा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, और 15,000 से डेटर्स का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। अदर थिंग विल रिमेन सेम। कॉपी कर लो बच्चों। कॉपी कर लो। कितना आ रहा है? 1,11,000, 20,000, 50,000, 20,000, 70,000, 1,42,000, 1,30,000। कॉपी कर लो बच्चों। अगर आप लोगों को भी स्पेस का दिक्कत हो रहा है तो अब एक काम करते हैं, हम लोग फ्रेश फॉर्मेट लेते हैं और आगे का चीज उसमें सीखते हैं, है ना। और अगेन कॉपी को टिल्ट कर दो और टिल्ट करके इसी तरीके से फॉर्मेट लेना है, क्योंकि हमको भी अब स्पेस का दिक्कत हो रहा है और उसमें बहुत सारा सामान अभी और आना बाकी है। ये न्यू इक्वेशन है, तो अब हम लोग नया फॉर्मेट बना लेते हैं ना। अगर आप लोग का स्पेस है तो आप लोग उसी कंटिन्यू करो। मेरे पास स्पेस नहीं, क्योंकि हमको यहां पर 2-3 सामान के लिए और जगह चाहिए, यहां पर भी हमको 2-3 सामान के लिए जगह चाहिए, है ना। तो ये कैश का है, ये लिखना मत। ये बैंक का है, ये फिक्स एसेट्स का है, ये स्टॉक का है, ये डेटर्स का है, ये कैपिटल है, ये बैंक लोन है और ये क्रेडिटर है। तो हम नया फॉर्मेट ले रहे हैं। कैश 1,12,000, बैंक 20,000, फिक्स एसेट्स 50,000, स्टॉक 20,000, डेटर 70,000। दो सामान तो कम से कम हमको चाहिए चाहिए। फिर ये होगा कैपिटल 1,42,000। फिर एक होगा बैंक लोन 1 लाख,
और एक होगा क्रेडिटर्स 30,000। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज और इधर हो गया टोटल एसेट्स। चलो फर्दर डिस्कस करते हैं, है ना। रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹50,000 फ्रॉम अ डेटर्स ऑफ ₹51,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 51,000 का डेटर था बच्चों, और उसमें से 50,000 का चेक मिल रहा है, और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मतलब वो हमको 50,000 का चेक दिया, पर उसका बैलेंस कितना रिड्यूस होगा 51,000। वो हमको 50,000 का चेक दिया और बैलेंस कितना खत्म हो जाएगा 51,000। तो मेरा जो बैंक बैलेंस है वो तो 50,000 से बढ़ेगा, पर जो मेरा डेटर्स का बैलेंस है ये 51,000 से रिड्यूस होगा। और 1,000 रुपए का हम क्या दिए, डिस्काउंट, और डिस्काउंट क्या होता है, खर्चा। तो खर्चा से क्या होगा, कैपिटल रिड्यूस होगा। अदर थिंग विल रिमेन सेम। वन लाख 12,000, 70,000, 50,000, 20,000, 19,000, 1,41,000, 1,30,000। सेम ऐसे ही मान लो, पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज मान लो 25,000, पेमेंट टू क्रेडिटर ₹25,000, या ऐसे लिखो, पेमेंट मेड ₹25,000 टू अ क्रेडिटर ऑफ 25,500 इन फुल सेटलमेंट। एक मेरा क्रेडिटर था 25,500 का, उसको भी हम 25,000 रुपए में देकर मामला रफा दफा कर दिए। तो मेरा जो क्रेडिटर है वो 25,500 से रिड्यूस होगा, है ना। लेकिन पेमेंट हम कितने का किए, 25,000 से, तो कैश कितने से रिड्यूस होगा 25,000 से। और 500 रुपए का जो मेरे को बेनिफिट हुआ, ये बेनिफिट क्या करेगा, मेरे कैपिटल को इंक्रीज करेगा। अदर थिंग विल रिमेन सेम। बस इंपैक्ट को आपको लर्न करना है बच्चों। एलएचएस और आरएचएस बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16, कॉपी कर लो बच्चों। जैसे मान लो आपको बोलता है ₹20,000
पेड टू बैंक अगेंस्ट लोन ₹10,000 against principal and ₹10 and balance ₹10,000 for interest। तो क्या कह रहा है बच्चों, आप बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया था ना, तो आप क्या कर रहे हो, 20,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। 10,000 रुपए प्रिंसिपल के अगेंस्ट और 10,000 रुपए इंटरेस्ट के अगेंस्ट। हम आपको बताए थे कि जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको बैंक अकाउंट में पैसा आता है, ठीक है, कैश में तो मिलता नहीं है। उसी तरीके से लोन का रिपेमेंट भी क्या होता है, बैंकिंग मोड में ही होता है पेमेंट, कैश में पेमेंट नहीं होता है। तो ये जो 20,000 रुपए का जब आप पेमेंट करोगे तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो 20,000 रुपए से आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया, पर आप 10,000 का पेमेंट किए हो लोन के अगेंस्ट, प्रिंसिपल के अगेंस्ट, और 10,000 का पेमेंट किए हो इंटरेस्ट के अगेंस्ट। तो जो 10,000 रुपए का प्रिंसिपल के अगेंस्ट पेमेंट किए हो उससे आपका लोन का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, और जो 10,000 का इंटरेस्ट का पेमेंट किए हो, इंटरेस्ट खर्चा है। तो आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था, आज भी पढ़ रहे हैं हम लोग, कि जितना भी बेनिफिट्स होता है, इनकम होता है, उससे कैपिटल बढ़ता है, और जितना भी लॉसेस होता है, खर्चा होता है, उससे कैपिटल घटता है। तो इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है, तो जो आप 20,000 का पेमेंट कर रहे हो उसमें से 10,000 रुपया लोन से एडजस्ट हो जाएगा और 10,000 रुपया कैपिटल से लेस हो जाएगा। सेवेंटीन और बात करते हैं बच्चों, मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 5,000 का। क्वेश्चन में आपको नाम बताएगा, जैसे बोलेगा आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, नाम बताएगा आपको। तो मान लीजिए 5,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट करें बच्चों, डेफिनेशन ही ये सब चैप्टर में बचाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का डेफिनेशन क्या था, वो सारे का सारा खर्चा जिसका आपने पेमेंट नहीं किया। पेमेंट नहीं किया तो यानी कैश तो रिड्यूस करोगे नहीं, पर आपको बेनिफिट मिल चुका है। तो वो खर्चा जिसका आपने पेमेंट नहीं किया पर बेनिफिट मिल चुका है, अगर बेनिफिट मिल चुका है तो कैपिटल रिड्यूस करो, क्योंकि वो खर्चा जिससे बेनिफिट मिल चुका है कैपिटल रिड्यूस करो। पेमेंट किए नहीं तो कैश रिड्यूस होगा नहीं। तो पेमेंट नहीं किए हो मतलब क्या है, फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। पेमेंट नहीं किए हो मतलब क्या है, फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, यानी लायबिलिटी। तो यहां पर एक आइटम आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके, यहां नाम आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, है ना। $5,000 और अदर थिंग विल रिमेन सेम। पहले यहां तक कॉपी कर लो, फिर ऊपर वाला मिटाएंगे, है ना। टोटलिंग हम ऊपर में लिख देंगे। ये 5,000 है ना बच्चों, ये 5,000 है। ये होगा 87,000,
ये होगा 50,000, ये होगा 50,000, ये होगा 20,000, ये होगा 19,000, ये होगा 126,500, ये होगा 90,000, ये होगा 4,500 और ये होगा 5,000। बच्चों यहां क्या लिखा हुआ है? 1,26,500, 90,000, 4,500 एंड 5,000। एक्चुअली हम कंप्लीट आपको सेल्फ इलस्ट्रेटेड सॉल्यूशन करवा रहे हैं कि हम आपको जो 20-25 एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में ये 20-25 एग्जाम्पल रहेगा। हर क्वेश्चन में 4 एडजस्टमेंट, 5 एडजस्टमेंट, 8 एडजस्टमेंट ऐसे रहेगा। तो मोस्टली केस में आपको यही सब मिलेगा। मोस्टली आप देखना, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो 8 ट्रांजेक्शन में 5 या 6 ट्रांजेक्शन तो आपको आता ही होगा। और जो बाकी का ट्रांजेक्शन है, जब हम लोग सम्स बनाएंगे तो उस पर भी कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखिएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। मान लीजिए 2,000 का प्रीपेड एक्सपेंसेस है। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो खर्चा जिसका आपने पेमेंट कर दिया है, तो पेमेंट कर दिया है तो कैश हटा दो, पर बेनिफिट नहीं मिला है। अगर बेनिफिट नहीं मिला है तो आप कैपिटल रिड्यूस नहीं कर सकते हो। वो खर्चा जिससे आपको बेनिफिट मिलता है ना, हम उसी को कैपिटल से रिड्यूस करते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? वो खर्चा जिसका हमने पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया तो कैश हटा दो, पर बेनिफिट नहीं मिला है। तो बेनिफिट नहीं मिला है तो बेनिफिट चाहिए ना जी, तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, दैट इज असेट। तो यहां आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000। अदर थिंग विल रिमेन सेम। हम नंबरिंग भूल गए बच्चों कि लास्ट में हम नंबरिंग क्या दिए थे। आप लोग सीक्वेंस कंटिन्यू करना है ना। हम भूल गए कि हाँ लास्ट में क्या नंबर था, तो आप लोग फर्दर यहां पे नंबर कंटिन्यू करना। तो कैश 85,000, बैंक 50,000, फिक्स एसेट्स 50,000, स्टॉक 20,000, डेटर्स 19,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000। देख रहे हो, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किए थे, कहां से कहां पहुंच गए। जो हम 1 लाख रुपए का कैश बिजनेस में डाले थे, उससे कहां से कहां पहुंच गए। वो 1 लाख रुपए मेरा फ्लरिश करके कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका है। नेक्स्ट, अक्रूड इनकम। मान लीजिए अक्रूड इनकम है 10,000। तो अक्रूड इनकम का मतलब क्या था बच्चों? वो इनकम जिसके हम हकदार हैं पर मिला नहीं है। हकदार हैं तो कैपिटल बढ़ेगा, और मिला नहीं है मतलब मिलेगा, तो ये मेरा असेट बढ़ेगा। आज नहीं मिला है, फ्यूचर में मिलेगा। और ऑलरेडी बच्चों आप लोग के साथ डेफिनेशन क्लासेस में ये सब चीज में मेहनत कर चुके हैं। अब उसी का हम लोगों को फायदा उठाना है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अगर आप अच्छे से कर लिए तो ये चैप्टर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि थीम तो वही का है। अब अक्रूड इनकम क्या था? वो इनकम जिसके हम हकदार है पर मिला नहीं है। अब हकदार हैं तो कैपिटल बढ़ेगा, मिला नहीं है मतलब फ्यूचर में मिलेगा, तो मेरा असेट आएगा। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। $3,000।
कॉपी कर लो बच्चों। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 3000। इसका मतलब क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब वो इनकम जिसके हम हकदार नहीं है पर मिल गया है। मिल गया है ना, कैश बढ़ाओ। अब चूंकि आप हकदार तो हो नहीं तो कैपिटल नहीं बढ़ेगा। अगर हकदार वाला इनकम था तो क्या हो रहा था? कैपिटल। अक्रूड इनकम वो इनकम जिसके हम हकदार है पर मिला नहीं है, मिलेगा तो क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा। तो अक्रूड इनकम क्या था? वो इनकम जिसके हम हकदार है पर हमको मिला नहीं है, तो मिलेगा। तो हकदार इनकम को क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड करेंगे और अक्रूड इनकम क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? वो इनकम जो हमको मिल चुका है, मिल चुका तो कैश बढ़ा दिए, पर इसके हम हकदार नहीं है। तो ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का क्या आ जाएगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये मेरे लिए लायबिलिटी है क्योंकि अभी हम इसके हकदार नहीं है। Remaining all will be 0, other thing will remain same. नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स इन गुड्स ₹5000। जो हम ग्रोसरी शॉप वाला एग्जाम्पल लिए थे बच्चों कि मेरे को पर्सनल नीड के लिए गुड्स चाहिए, तो हम अपने बिजनेस से क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे। तो अगर हम 5000 का गुड्स विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो क्या होगा? स्टॉक जाएगा और मेरा कैपिटल रिड्यूस होगा। अभी तक आप ये लर्न करते थे कि कैपिटल में फायदा होगा तो ऐड कर देंगे, एक्सपेंसेस हुआ तो घटा देंगे, नुकसान हुआ तो घटा देंगे। अब आप ये भी लर्न करो कि ड्राइंग्स भी कैपिटल से क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। तो जो ड्राइंग्स होता है वो कैपिटल को रिड्यूस करता है। सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। ये जो कैपिटल है और जो लोन था यही तो इन सब चीज में स्प्लिट हो रखा है। तो जब मेरा कैपिटल ही इन सब चीज में स्प्लिट हो चुका है कि नहीं? देखो कैपिटल मतलब क्या हो गया? खुद का पैसा। और बैंक लोन का मतलब क्या हो गया? उधार वाला पैसा। पर है तो दोनों को दोनों बिजनेस से, दोनों के दोनों पैसे से बिजनेस ही कर रहे हैं। कैपिटल मेरा पैसा है और बैंक लोन है बैंक से लिया हुआ पैसा, पर दोनों के दोनों पैसे से तो बिजनेस ही कर रहे हैं। तो ये दोनों को दोनों पैसा तो बिजनेस में इंटैक्ट है। तो देखा जाए हम कैपिटल से, कैपिटल स्प्लिट होकर मेरा स्टॉक बना था, ठीक है। अब वही स्टॉक को अगर आप विड्रॉ करोगे, वही स्टॉक को अगर आप विड्रॉ करोगे तो क्या होगा? मेरा कैपिटल भी विड्रॉ होगा। तभी आप ये लर्न कर लोगे कि जो ड्राइंग्स होता है उससे भी मेरा कैपिटल क्या होता है? रिड्यूस होता है। कॉपी कर लो बच्चों। ये 4500 है। नेक्स्ट, अब आपसे बोलेगा कि हम अपने पर्सनल यूज के लिए क्या कर रहे हैं? कैश विड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन में ना सीधा सीधा ये नहीं बोलता है कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, और भी घुमा फिरा कर बोलता है।
और भी घुमा फिरा के कैसे बोलता है? आपको ऐसे बोलेगा, परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। तो हम पर्सनल यूज के लिए बाइक खरीदे, तो अगर मेरा बिजनेस मेरे पर्सनल यूज के लिए पेमेंट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? ड्रॉइंग्स इन कैश। तो आपको क्वेश्चन ड्रॉइंग्स इन कैश सीधा सीधा भी नहीं बोलता है, जैसे सीधा सीधा ऐसे बोल दिया कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तब तो वो ड्रॉइंग्स इन कैश है ही। घुमा फिरा कर भी बोलता है। घुमा फिरा के कैसे बोलेगा? बोलेगा परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट पर्सनल। तो जब पर्सनल लिखा हुआ रहेगा ना, समझ जाना क्या है? ड्रॉइंग्स इन कैश। जब पर्सनल वर्ड रहेगा तो क्या समझ जाओगे? ड्रॉइंग्स इन कैश। तो यहां पर और क्या क्या नाम बोल सकता है? आपको बोलेगा परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, परचेज एसी फॉर पर्सनल यूज, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और ब्रैकेट में लिख देगा पर्सनल। मान लो ₹40,000, ठीक है? तो क्या होगा? मेरा कैश 40,000 से रिड्यूस हो जाएगा और कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा 40,000 से। अदर थिंग विल रिमेन सेम। कॉपी कर लो बच्चों। कॉपी कर लो। तो बच्चों आपको इम्पैक्ट लर्न करना है ना, बार बार बोल रहे हैं इम्पैक्ट लर्न करना है कि भाई ऐसा ऐसा करने से क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। बाकी जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो और अकल आएगा। और टेंशन एकदम नहीं लेना है। याद रखना, राजेश सर के साथ पढ़ रहे हो तो टेंशन का कोई जगह ही नहीं है। अकाउंट्स में कोई टेंशन नहीं लेना है। आगे जब प्रैक्टिकल सम्स बनाएंगे ना, फिर दोबारा ये सब प्रैक्टिस होगा। जब तक तुम्हारा दिमाग नहीं खुलेगा तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया हुआ ही है, तो टेंशन तो एकदम नहीं लेना है। केवल देना है टेंशन। किसको? अपने कॉम्पिटिटर लोगों को, कि सर ने तो हम लोग को पूरा कंप्लीट करवाया, एक एक सम्स अच्छे से बताया है, और हम अपने मम्मी पापा को बहुत खुश करेंगे बाय स्कोरिंग गुड स्कोर। चलो बच्चों, फर्दर और बात करते हैं। जैसे आपको ऐसे बोलेगा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लग गया, है ना? या फिर बोलेगा गुड्स थेफ्ट, चोरी हो गया, है ना? या गुड्स लॉस्ट ड्यू टू एक्सीडेंट। तो ये सब भी तो क्या है? नुकसान ही है। मान लो 5,000 का सामान था, मान लो 5,000 का सामान था, तो क्या होगा? 5,000 से स्टॉक जाएगा और 5,000 से कैपिटल जाएगा। अदर थिंग विल रिमेन सेम। अच्छा, जानते हो बच्चों, एक बदमाशी और करता है क्वेश्चन में। आपको ना इन सबका सेलिंग प्राइस बता देगा कि ये जो 5,000 का सामान बर्बाद हुआ है ना, उसको अगर आप बेचते ना तो आपको 8,000 रुपए मिलता। हद है भाई। अरे 8,000 में बेचते तब ना हमको फायदा होता 3,000 का। फिलहाल तो मेरा 5,000 डूब गया। तो क्वेश्चन में बदमाशी करता है। क्वेश्चन आपको और कंफ्यूज करेगा, बोलेगा सर तो ऐसा कुछ बताए नहीं थे। कैसे नहीं बताए थे? लो अभी हम बता रहे हैं। क्वेश्चन में आपको बदमाशी करेगा। जैसे ड्राइंग्स इन गुड्स था,
उसमें तो पक्का पक्का बदमाशी करता है। ठीक है, आपको बताएगा कि ये सामान का सेल प्राइस इतना है। अरे बेचते तब तो वो आता ना, अभी तो फिलहाल मेरा कॉस्ट प्राइस वाला चीज चला गया। ये सामान अगर बेचते 5,000 का तो हमको 8,000 आता। अरे बेचते तब तो, फिलहाल तो मेरा 5,000 का डैमेज हुआ है। ये थोड़ी बोलेंगे 8,000 का डैमेज हो गया है। ये 5,000 का चीज 8,000 में बिकता, ये 5,000 का चीज 8,000 में बिकता। अरे बिकता और तब कमाते। फिलहाल तो हमको नुकसान हुआ है, और नुकसान 8,000 का थोड़ी हुआ है, ये 5,000 का हुआ है जो मेरे पास से गया। कॉपी कर लो बच्चों। उसी तरीके से क्वेश्चन में बोलेगा कैश स्टोलन, है ना, या फिर बोलेगा कैश एम्बेजल्ड। एम्बेजल्ड मतलब घपलाबाजी, है ना, या कैश मिस एप्रोप्रिएशन। मान लो 10,000 रुपए, अच्छा नहीं लगेगा ना 10,000 रुपए, चलो कितना कर दे, 30,000 रुपए कर देते कि 30,000 रुपए कैश चोरी हो गया, है ना, कैश का घपला हो गया 30,000 रुपए का। ये भी नुकसान है। 30,000 से मेरा कैश जाएगा और 30,000 रुपए से कैपिटल जाएगा। अदर थिंग विल रिमेन सेम। देखो बच्चों, अभी तक तो हम आपको जो कुछ बताए उसका लॉजिक भी बताए कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इंपैक्ट तो आपको एंड ऑफ द डे लर्न करना ही है। अब हम आपको 3 एडजस्टमेंट ऐसा बताने जा रहे हैं जिसका क्लैरिटी आने वाले चैप्टर्स में मिलेगा। फिलहाल आपको एक बार लर्न कर लेना है वो 3 एडजस्टमेंट जो अभी हम जस्ट इसके बाद बैक टू बैक बताने जा रहे हैं, लेकिन उसका लॉजिक आने वाले समय पे बताएंगे बच्चों, अभी नहीं समझ में आएगा। तो इतना का लॉजिक बताए, कम से कम इतना में खुश हो लो, और जो बाकी 3 नहीं बताए उसके लिए मातम करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए एक बार लर्न तो ये सबको भी करना है। इतना का सबका जो हम लॉजिक बताए इसको भी तो आपको लर्न करना ही करना है, तो लर्न कर भी लेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट 3 बता रहे हैं उसका लॉजिक नहीं बता रहे, पर आई श्योर कि हम आपको लॉजिक बताएंगे। ये बिल्कुल मत समझना कि हम आपको लॉजिक भी नहीं बताएंगे, बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे, उसका लॉजिक बताएंगे। तो वो 3 ट्रीटमेंट क्या है, जैसे मान लो क्वेश्चन में बोलेगा फिक्स एसेट्स, तो आपको पता ही है, क्वेश्चन में नाम बताएगा, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब। तो मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ₹10,000, तो लर्न कर लो। अगर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा तो एक तरह का खर्चा होता है, इसको हम लोग फिक्स एसेट से रिड्यूस करते हैं और कैपिटल से रिड्यूस करते हैं। और इसका रीजन क्या है वो आने वाले चैप्टर में हम बताएंगे। एक्चुअली डेप्रिसिएशन बोलकर हम लोग एक चैप्टर ही अलग से है, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग एक चैप्टर है ना, वैसे डेप्रिसिएशन बोलकर हम लोग एक चैप्टर ही है, तो वहां पर हम लोग सीखेंगे। तो ये जो 10,000 का डेप्रिसिएशन है, इसको लेस कर लो, तो न्यू इक्वेशन निकालो। ऐसा नहीं कि हम आपको लॉजिक नहीं बता सकते, पर उस चैप्टर के साथ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन नाम का। तो ये छोटा सा बात याद किया जा सकता है कि डेप्रिसिएशन अगर दिया हुआ है तो फिक्स एसेट से लेस करेंगे, जो भी क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स का नाम देगा, और कैपिटल से रिड्यूस करेंगे। अदर थिंग विल रिमेन सेम।
अच्छा बच्चों, आपको क्वेश्चन में बताएगा ना कमीशन रिसीव्ड, आपको कोई भी तरह का इनकम रिसीव बताएगा कि कमीशन रिसीव, ब्रोकरेज रिसीव, तो वो सब क्या है? इनकम है। तो अगर कोई तरह का आप इनकम रिसीव कर रहे हो, ठीक है, मान लो 5,000 का, तो 5,000 का अगर इनकम रिसीव करोगे तो क्या होगा? 5,000 से मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा और ये इनकम क्या होगा? मेरा कैश बढ़ जाएगा। अदर थिंग विल रिमेन सेम। अगर आप इनकम रिसीव कर रहे हो तो क्या होगा? कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में आपको नाम बताएगा इनकम रिसिप्ट का, कमीशन रिसीव, ब्रोकरेज रिसीव, ये सब बोलेगा। तो जैसे बच्चों हम आपको डेप्रिसिएशन बोले लर्न करने के लिए कि फिक्स एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस कर दोगे और कैपिटल का वैल्यू रिड्यूस कर दोगे। अब दो आइटम और सिखा रहे हैं। एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो दिया ये 100 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या करोगे? 100 रुपीज पहले कैपिटल में लेस करोगे और फिर 100 रुपीज कैपिटल में ऐड कर दोगे। 100 रुपीज पहले कैपिटल में लेस करोगे और फिर उसी कैपिटल में 100 रुपीज ऐड कर दोगे। सर ये कैसा ड्रामा है? बोले ना बच्चों, समय आएगा तो हम आपको बता देंगे। डेप्रिसिएशन तो बोलकर अलग से चैप्टर ही है, और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और इसके अलावा हम लोग अभी एक और एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट देखने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, एक हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलकर चैप्टर एकदम लास्ट में आएगा, तो वहां आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। अभी फिलहाल लर्न। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो पहले लेस करोगे और बाद में ऐड करोगे। सर अगर मान लीजिए आप बोले पहले लेस करने के लिए बाद में ऐड करने के लिए, हम तो यही बोले कि पहले लेस करोगे बाद में ऐड करोगे। सर अगर उल्टा कर दिए तो, अगर हम 100 रुपए पहले ऐड कर दिए और बाद में 100 रुपए लेस किए तो कोई दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, मार्क्स ही नहीं मिलेगा। हाँ सर, मार्क्स क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसका मतलब जानते हो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है सपोज 200, तो क्या करना है पता है? पहले कैपिटल में ऐड करना है और फिर कैपिटल से लेस करना है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 200 है तो पहले कैपिटल में ऐड करना है और बाद में लेस करना है। तो अगर आप पहले लेस और बाद में ऐड करते हो तो इसका मतलब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो, और पहले ऐड और बाद में लेस करते हो तो इसका मतलब आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की हो। ये न्यू इक्वेशन, और जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो इसको बोलेंगे फाइनल इक्वेशन। हालांकि ये सब सेम फिगर ही आएगा, है ना? इसको कर लेना, ये तो सेम ही आएगा, इसको कर लेना। तो ये था बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन। अराउंड हम आपको 20-25 सेल्फ इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल करवाए। ठीक है, लास्ट क्लास में हम आप लोगों को किताब भी रिकमेंड कर दिए थे, टीएस गरेवाल का, है कि नहीं? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से उसी का सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पर बिफोर अटेंडिंग नेक्स्ट क्लास आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का एक क्विक रिवीजन कर लेना, क्योंकि हमको उम्मीद है कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे उसको रिवाइज कर रहे थे। एंड फिर ये लास्ट 2 क्लास तो रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब आज का क्लास और जो लास्ट क्लास हम पढ़ाए थे, ताकि नेक्स्ट क्लास
अभी 3-4 क्लास लगेगा, हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाएंगे, तो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी वेरी कंफर्टेबल। ये जो हम लोग एक साथ ये 20-25 एग्जाम्पल पढ़े ना, ऐसा नहीं होगा। जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें 4-4, 5-5 क्वेश्चन करके रहेगा, ठीक है। तो प्लीज इंपैक्ट को लर्न कर लेना कि आने से ये होता है, जाने से ऐसे होता है, ये आएगा वो जाएगा, बाकी हम लोग क्वेश्चंस में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।